वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज विश्व में उपभोक्ताओं के सामने वस्तुओं और सेवाओं का विस्तृत विकल्प है। विश्व की बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमारे देश की सड़कों पर गाड़ियों के नए नए मॉडल देखे जा सकते हैं। कुछ समय पहले भारतीय सड़कों पर सिर्फ एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थीं। कमीजों से लेकर प्रसंस्कृत फलों के रस तक के विदेशी ब्रांड हमारे देश के बाजारों में आसानी से उपलब्ध हैं। भारतीय बाजार में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प एक नवीन परिघटना है। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। भारतीय बाजारों में ये परिवर्तन कैसे आए? इन परिवर्तनों से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है एवं कौन से ऐसे कारक हैं जो इन परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं सारे प्रश्नों पर विचार करेंगे। अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी तक उत्पादन का कार्य देशों की सीमाओं के अंदर ही होता था। विदेश जाने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही होते थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ का निर्यात होता था एवं तैयार वस्तुओं का आयात होता था। दूरस्थ देशों को जोड़ने का एकमात्र जरिया व्यापार ही था। यह उस समय की बात है जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व परिदृश्य पर नहीं थीं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती हैं। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जहां सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं, वहां उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी लाने एवं अधिक लाभ कमाने के लिए ऐसा करती हैं। उदाहरणार्थ, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके कल पुर्जे चीन में निर्मित होते हैं। मैक्सिको ले जाकर इन पुर्जों को आपस में जोड़ा जाता है। इस कंपनी की ग्राहक सेवा का संचालन भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से किया जाता है। इसके उत्पादों को विश्व भर में बेचा जाता है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने तैयार उत्पादों को विश्व स्तर पर केवल
बेच ही नहीं रही, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी विश्व स्तर पर कर रही है। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित होकर विश्व भर में फैली है। चीन को एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ मिलता है। मेक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद हैं। भारत में कुशल इंजीनियर हैं जो उत्पादन के तकनीकी पहलुओं को समझ सकते हैं एवं अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें कंपनी की लागत को 50-60% तक कम कर देती हैं। इसका अर्थ है कि सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन इकाई उसी स्थान पर स्थापित करती हैं जहां बाजार नजदीक हो, सस्ते और कुशल श्रमिक उपलब्ध हों एवं उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता आसान हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं। इन सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल पाने के बाद ही कंपनियां अपने उत्पादन के लिए कार्यालयों एवं कारखानों की स्थापना करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश लाभ अर्जित करने की आशा से किया जाता है। कभी-कभी ये कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग उत्पादन के लिए नवीनतम मशीनें आदि खरीदने के लिए किया जाता है। दूसरा, ये कंपनियां अपने साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी लाती हैं, जिसका लाभ स्थानीय कंपनी को मिलता है। परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करना है। चूंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास अपार संपदा होती है, इसलिए वे इस काम को आसानी से कर सकती हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है। एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने भारत की परख फूड्स को खरीद लिया। परख फूड्स का भारत में एक विशाल विपणन तंत्र था एवं इसके ब्रांड यहाँ काफी लोकप्रिय थे। इसके 4 तेल शोधक केंद्र भी थे। अब इन सभी परिसंपत्तियों पर कारगिल फूड्स का नियंत्रण हो गया। कारगिल फूड्स अब 50 लाख पैकेट
प्रतिदिन क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों का सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुल परिसंपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। अपार संपत्ति के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव भी अधिक होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से भी उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। विकसित देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। इन उत्पादों में सिले सिलाए वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल का सामान आदि होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। ये कंपनियां अपने ब्रांड नेम से इन उत्पादों को ग्राहकों को बेचती हैं। ये बड़ी कंपनियां इन उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति एवं श्रम शर्तों का निर्धारण अपने ढंग से करती हैं। इस प्रकार ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनेक तरीकों से उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं एवं विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करके आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीदकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणाम स्वरूप दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ सबसे बड़ी मोटर कार निर्माता कंपनी है। 1995 में इस कंपनी ने भारत के चेन्नई में 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से सहयोग स्थापित किया। वर्ष 2004 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 27,000 कारें प्रति वर्ष बेच रही थी एवं 24,000 कारों का निर्यात भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको एवं ब्राजील में कर रही थी। इस प्रकार फोर्ड कंपनी एक भारतीय कंपनी के सहयोग से विश्व में अपना प्रसार बढ़ा रही है। विदेशी व्यापार एवं बाजारों का एकीकरण। विदेशी व्यापार प्राचीन समय से विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का माध्यम रहा है। इतिहास में भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों एवं इन मार्गों से होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। व्यापारिक हितों के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। अब प्रश्न उठता है कि विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से उत्पादक केवल अपने देश के
बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार उपभोक्ताओं के लिए अपने देश के उत्पादों के साथ दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं का भी विकल्प होता है। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आगमन होता है एवं बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। इससे दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। अब हम विदेशी व्यापार का प्रभाव उपभोक्ताओं, घरेलू बाजार एवं विदेशी उत्पादकों पर देखेंगे। इसे भारतीय बाजारों में चीन के खिलौने की आपूर्ति के माध्यम से समझा जा सकता है। चीनी निर्माताओं द्वारा भारतीय बाजारों में चीनी खिलौनों की आपूर्ति की शुरुआत की गई। महंगे भारतीय खिलौनों की अपेक्षा सस्ती एवं अच्छी डिजाइन वाले चीनी खिलौने काफी लोकप्रिय हुए। एक वर्ष में ही भारत की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। उपभोक्ताओं के सामने कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प मौजूद हैं। इससे चीनी निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने का अवसर मिला। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि हुई, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकने लगे। वैश्वीकरण क्या है? विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उसके उत्पादन के लिए सस्ते हैं। इस कारण से इन देशों में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी बढ़ोतरी हो रही है। विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। उदाहरण स्वरूप, भारत में फोर्ड मोटर्स कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि अनेक विकासशील देशों को कारें एवं उनके कल पुर्जों का भी निर्यात करता है। अधिक विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इस कारण से विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। इन सब चीजों के अलावा विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक
और माध्यम हो सकता है, और यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। लोग प्रायः बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने में मुख्य भूमिका निभाई है। परिवहन प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई उन्नति न लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। कंटेनर सेवाओं के विकास के कारण वस्तुओं को बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों पर पहुंचाने में आसानी हुई है। इससे ढुलाई लागत में कमी आई है एवं माल को बिना क्षति के बाजारों में पहुंचाना आसान हुआ है। वायु यातायात की लागत में कमी के कारण वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। इसके अलावा सूचना एवं संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन हुआ है। इस कारण से विश्व भर में संपर्क करना, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करना एवं दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद स्थापित करना अब आसान हो गया है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों के कारण संभव हो रही हैं। जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो चुका है। इंटरनेट पर सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम तत्काल ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर बात कर सकते हैं। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। किसी देश से आयात किए जाने वाले माल पर कर लगाने से आयात में कमी आती है। उदाहरणार्थ, भारत सरकार अगर चीनी खिलौने के आयात पर कर यानी टैक्स लगाती है तो वे खिलौने महंगे होते हैं और इनका आयात कम होता है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। यह प्रतिबंध देश के उत्पादकों को विदेशी स्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए लगाया गया था। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था, अतः इस अवस्था में प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों के लिए हानिकारक थी। उस समय भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। सभी विकसित देशों ने भी विकास के आरंभिक चरण में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण प्रदान किया है। भारत में 1991 से इन नीतियों में परिवर्तन की शुरुआत की गई। सरकार ने यह महसूस किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के
उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा आने से भारतीय उत्पादकों को अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। सरकार के इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा समर्थन किया गया। इसके बाद विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेशों पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। अब वस्तुओं का आयात और निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां भारत में अपने कार्यालय और कारखाने खोल सकती थीं। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO अनेक प्रभावशाली संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध हानिकारक है। अतः देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए एवं सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा ही संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया यह संगठन व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है एवं देखता है कि इन नियमों का पालन हो। सन 2006 तक विश्व के 149 देश इस संगठन के सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देने के बावजूद विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश किया है। वर्तमान समय में कृषि उत्पादों का व्यापार बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत में अधिकांश रोजगार एवं सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा भाग कृषि क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 0.5% है। इसके बावजूद अमेरिकी सरकार अपने किसानों को उत्पादन एवं निर्यात के लिए बड़ी धनराशि प्रदान करती है। इसके कारण अमेरिकी किसान अपने उत्पादों को बहुत कम कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं। दूसरे देशों के किसानों को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसे मुक्त और न्यायसंगत व्यापार नहीं कहा जा सकता है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। विगत 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण की दिशा में एक लंबी दूरी तय की है। वैश्वीकरण के कारण घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को विशेष लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प होने के कारण इन्हें कम कीमत पर उत्कृष्ट उत्पादों का लाभ मिल रहा है। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का
अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में काफी निवेश किया है, जो उनके लिए लाभप्रद रहा है। इन कंपनियों ने सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों एवं जंक फूड पदार्थों तथा बैंकिंग जैसे सेवा क्षेत्रों में रुचि दिखाई है। इन उद्योगों एवं सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई। इससे भारतीय कंपनियों को भी फायदा हुआ और नवीन प्रौद्योगिकी का लाभ उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने में मिला। इससे कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का मौका मिला। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम नट और वोल्ट जैसी कुछ कंपनियां विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलाप का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि यानी डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य एवं इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने हेतु अनेक कदम उठा रही है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन एवं शैक्षिक सुविधाएं विश्व स्तरीय होंगी। इन क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को 5 वर्ष तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा। इन कंपनियों के लिए श्रम कानूनों में भी लचीलापन लाने की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की गई है। बढ़ती प्रतियोगिता। वैश्वीकरण के कारण उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता के कारण छोटे उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ा है। कई छोटी इकाइयों के बंद होने के कारण अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक लगभग 2 करोड़ लघु उद्योगों में ही नियोजित हैं। वैश्वीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के दबाव के कारण नियोक्ता श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं, जिससे श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए ऑर्डर देती हैं
ऑर्डर हासिल करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कोशिश करते हैं। इस कारण से ये निर्यातक श्रमिकों की नियुक्ति अस्थायी रूप से करते हैं ताकि उन्हें वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। अधिक मांग होने पर मजदूरों को रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी कम होने के कारण वे अतिरिक्त काम करने के लिए विवश होते हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो लाभ मिलता है, लेकिन उस लाभ में श्रमिकों को तर्कसंगत हिस्सा नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की कठिनाइयां भारत की अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं के लिए सामान्य बात हो गई है। संगठित क्षेत्र की कार्य परिस्थितियां भी अब असंगठित क्षेत्र के समान ही होती जा रही हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपर्युक्त प्रमाण ये संकेत देते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा। शिक्षित, कुशल एवं संपन्न लोगों के लिए वैश्वीकरण ने नए अवसर प्रदान किए, तो दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला। वैश्वीकरण की वास्तविकता को देखते हुए इसे न्याय संगत बनाना जरूरी है। सरकार इसे न्याय संगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे इसका लाभ केवल धनी एवं प्रभावशाली वर्गों को ही नहीं मिले, बल्कि देश के सभी लोगों को इसका लाभ मिले। सरकार को यह देखना चाहिए कि श्रम कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो एवं श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा में जब तक सक्षम न हो जाएं, तब तक उनकी मदद करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सरकार के द्वारा निवेश अवरोधकों का प्रयोग किया जा सकता है। न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय को प्रभावित किया है। इससे प्रमाणित होता है कि आम आदमी भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।